नहीं, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है आपके बीच में आने का, जिम्मेदारी ज्यादा है, समय कम है। मेरा आग्रह है कि आप मेरी बात पे गौर करें। अगर आयोजक कमेटी की इजाजत हो तो मैं ये उतार लूं, ज्यादा बोझ मत रखो मेरे ऊपर, फ्री होके काम करने दो। सबसे पहले तो शहीदी दिवस पे हमारे शहीदों को नमन। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए और इस उम्मीद से कि आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ के गुलामी की शहादत को बदल देंगी, ऐसी दृढ़ संकल्प के साथ जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूं। आज ऐतिहासिक दिन है, आज परिवर्तन का दिन। मैं उन पे भी बात करूंगा। उनसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं भाई मुकेश चोपड़ा जी को, यहां की पूरी टीम को, हमारे प्रदेश के दोनों प्रभारी सतपाल जी और रविंद्र कुमार भाटी जी को, हमारे भीम आर्मी के प्रभारी भाई अनिल धेनवाल जी को, और जो उनके साथ जो साथी काम कर रहे हैं, राम लखन मीणा जी, सत्यवान जी, जितेंद्र अठवाल जी। लिस्ट के तौर पे एक बहुत बड़ी मेरे पास लिस्ट है। जो स्वागत में थी बहनें सुमन मेघवाल जी, कविता जी, मंजू बोध जी, ममता जी, कमलेश जी, सोनिया जी, संजना जी, रेणु जी, संजू जी, एकता जी, पूजा जी, और यहां से जो और साथी हमारे उपस्थित हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मेहनत की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जब मैं आया बहुत धूप थी, मैं सोच रहा था कि भाई मैं तो छांव में बैठ जाऊंगा, हमारे लोग छांव में तो बैठ नहीं पाएंगे, वो धूप में परेशान हो जाएंगे। लेकिन देखो आपके संकल्प के आगे कुदरत को भी जो है मेहरबान होना पड़ा और ऐसा मौसम हो गया। ये आपकी देखो, पहले 2-3 दिन बारिश हो रही थी, तब हमारे लोग इस बात से डर रहे थे ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। फिर धूप आई तो हमारे लोग इस बात से डरने लगे कि धूप होगी, छांव कहां मिलेगी। तो तभी तो मैंने कहा कि आपका अच्छा समय आने वाला। तो मैं सबसे पहले तो जो जिन कमेटी के लोगों ने मुकुट पहना उनका धन्यवाद करता हूं, और मैं ये आग्रह करता हूं कि भाई ये सोने चांदी के मुकुट मेरे लिए नहीं है। इस पैसे को आप अपने मिशन के काम में लगाना। मुझे इस मुकुट का मैंने आपका सम्मान के तौर पे इसको रख लिया। इस पैसे इसको आप रखो, ये आपके काम आएगा। मेरा काम जो है वो समाज की लड़ाई लड़ना है। मैं राजा महाराजा बनना नहीं चाहता, ऐसे शौक भी नहीं रखता हूं। मैं तो एक सिपाही हूं अपने महापुरुषों के आंदोलन का। मैं आपसे बात करूंगा सम्मानित साथियों। अब तुम इसको थोड़ा पीछे, मैं इसको ले लूंगा बाबू, पीछे कर लो, जरा सा पीछे कर दो, फिर मैं इसको लूंगा। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना, मैं चाहता हूं जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, धूप में खड़े हैं, मेरी डांट भी सुनते हैं, अपने साधन भी लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पाई पैसा जोड़ के आते भी हैं, समय भी खर्च करते हैं, तो यार मेरी बात पे गौर भी क्या करो। अगर आप मेरी बात के पीछे नहीं खड़े होंगे तो हम इस प्रदेश में ताकतवर कभी नहीं हो सकते। जब आप मेरी बात के पीछे खड़े होंगे, मेरे बताए गए रास्ते पे चलोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं, आज आप मुझसे लिखवा के रख लो कि अगले 6 महीने बाद आप इस प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, इतने ताकतवर हो जाओगे कि आपकी बांधी बंधेगी और खोली खुलेगी। इस बात को मेरी याद रखना आप लोग। मैं आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि आज शहीदी दिवस है, तो मैं आपको इतिहास की तरफ लेके चलूंगा। यहां हमारी बहन बैठी है प्रिया, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। देखो 14 अगस्त 1947 में हम लोग बात कर रहे हैं। देश अंग्रेजों के अधीन था।
अंग्रेजों के संविधान से हम लोग, अंग्रेजों की न्यायपालिका प्रक्रिया से हम लोग, अंग्रेजों की शिक्षा प्रक्रिया से हम लोग जो हैं प्रभावित थे। 14 अगस्त को जो हमारे हालात थे, एक दिन बाद जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को भी बिल्कुल झुके तू थे। इस बात को जरा गौर से समझो। जो गरीब था 14 तारीख को, वो 15 तारीख को भी गरीब था। 14 तारीख को जिसके पास जमीन नहीं थी, 15 तारीख को उसके पास जमीन नहीं थी। 14 तारीख को जिनके पास उद्योग नहीं था, 15 तारीख को उनके पास उद्योग नहीं था। 14 तारीख को जिनके पास पैसे नहीं थे, 15 तारीख को भी उनके पास पैसे नहीं थे। पावर अंग्रेजों से ट्रांसफर होकर इस देश में जिन लोगों के पास जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पावर उनके पास चली गई और उन्होंने वादा किया कि हम भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना, उसमें जो उसके जो उद्देश्य हैं उनको हम इस अंतरिम सरकार के जरिए लागू करेंगे, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात पे गौर करना, ये बहुत अहम बात है, हमारे नौजवान साथियों को समझनी है, क्योंकि उनको समाज का नेतृत्व करना है। उनको सिर्फ जय भीम के नारे नहीं लगाने हैं, उनको सिर्फ मूर्तियों पे पैर नहीं छूने, माला नहीं चढ़ानी है। अगर उन्हें इस देश में अपने पैरों पे खड़ा होना है तो उन्हें इस बात को अमल में लाना पड़ेगा कि आपकी तरक्की कैसे होगी। 14 तारीख को जो जिस हालात में था, 15 तारीख को भी उस हालात में था, 16 तारीख को भी उस हालात में था। अगर हमारी जिंदगी में परिवर्तन होना था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में जो हमारे लिए अवसर पैदा हुए उससे होना था। और सरकारों ने वादा किया, संविधान सौंपते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट उसका एक मूल्य। इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देश में ब्राह्मणीकरण सोशल ऑर्डर के आधार पर जो सामाजिक जातियों का भेदभाव है, जातिगत शोषण है, जातिगत अन्याय है, जब तक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी कि एक इतना बड़ा कि उसको छुआ ना जाए और एक इतना छोटा जिसको कोई छूना ना चाहता हो, एक की जेब में 1 रुपया नहीं और एक की जेब में करोड़ों रुपए प्रावधान किया। मैं धन्यवाद देता हूं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे रहबर, हमारे मसीहा को, जिसने अपना परिवार छोड़ के अपने समाज के बारे में, देश की करोड़ों महिलाओं के बारे में, गरीबों शोषितों के बारे में सोचा। उनसे पहले भी ये प्रक्रिया महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास के नेतृत्व में चली आई सामाजिक परिवर्तन की। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पहले रामास्वामी नायकर, पहले लल्लू यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, उनके नेतृत्व में भी ये परिवर्तन के आंदोलन चले। उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने मोर्चा संभाला। उनके समकालिक सर छोटू राम, उनके बाद की कड़ी में चौधरी चरण सिंह, मामला रामचंद्र वर्मा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे रहबर जिन्होंने अपना पेट काट के अपने खून से इस आंदोलन को सींचा। आज उन सबको नमन करने की जरूरत है, लेकिन उनको पूजने की जरूरत नहीं। हम सबसे बड़ा धोखा ये करते हैं, हम महापुरुषों को नमन करने के बजाय, उनके रास्ते पर चलने के बजाय उनको पूजने का काम करते हैं। जब जब हम महापुरुषों को पूजेंगे, हम उनके महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, उस दिन इस देश में हमारी गुलामी, चाहे सामाजिक, अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिया, भी राजी नहीं था तो लगान देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात पे अड़े रहे कि लोकतंत्र तब पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार मिले। अंतिम व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले, इस बात के साथ उन्होंने जो है लगातार बिटवा दो। चलो गौर करो, अभी देखना वेखना है या फिर अपनी बात रखूं? साइड वाले
वोट का अधिकार दिलाने के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और इस बात को हमारे रहबरों ने, महापुरुषों ने समझा। मान्यवर काशीराम साहब गांव गांव गली गली गए और 4200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने समाज को वोट की शक्ति समझाने का काम किया। अगर समाज समझदार होता तो जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था उसी दिन वो राजा बन जाता, उसी दिन वो राज सत्ता में काबिज हो जाता। लेकिन क्योंकि समाज समझदार नहीं है, इसलिए इतने रहबरों को अपना घर बार, अपना परिवार, अपना सुख चैन छोड़ के समाज को जगाने के लिए निकलना पड़ा। आज भी हालात वही हैं। हमने अपनी वोट के ताकत को नहीं समझा, अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझा। हमारी वोट पे दूसरे लोग राज कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी वोट इस देश के कमजोर शोषित वर्ग के पास है, लेकिन राज किनका है? जिन लोगों के पास साथ हम हजारों साल से पीड़ित थे, उन्हीं का राज भी आज इस व्यवस्था पे है। मैं आपको भाद्रा में बताने के लिए आया कि अगर करो मरो की स्थिति पैदा हो चुकी है देश के अंदर। मैं याद करता हूं शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, उनकी शहादत को। उन्होंने आखिरी याचिका में कहा था कि युद्ध जारी है और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ चंद ताकतवर लोग भारतीय समाज और श्रमिकों यानी कि मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति पे उस पर एकाधिकार बना के रखेंगे, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। आज भी किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते, आज भी मजदूरों को उनकी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। अभी अभी किसानों के लिए एक और प्राणाघात हुआ, प्राकृतिक मारू ओला पड़ गया। मैंने खुद देखा कि हमारे यहाँ वैश्य का किसान रो रहा है। सरकार मुआवजे की बात करेगी, मुआवजे के नाम पे किसी को 10 रुपए पकड़ाए, किसी को 20 रुपए पकड़ाए, किसी को 50 रुपए पकड़ाएगी, यानी कि उनकी मेहनत से मजाक करेगी। यही हो रहा है इस व्यवस्था में। जो पहले आजादी से पहले की व्यवस्था थी, आज भी वही झुकी तो दिखाई देती है। किसान मजबूरी में सुसाइड कर रहा है, नौजवान बेरोजगारी के कारण जो है सुसाइड कर रहे हैं। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, यहां की सरकार तो इतनी निकम्मी है कि कोई पेपर ऐसा नहीं कराते जो लीक ना हो। सारे पेपर लीक होते हैं। जब आप पेपर लीक करा के अपने चहितों की जेब में रखवा दोगे तो बताओ न्याय कैसे होगा, गरीब के बेटे कैसे आगे बढ़ेंगे? बताओ मुख्यमंत्री जी मुझे। जब आप सीएचए की भर्ती वाले बच्चों को जब वो आंदोलन करने जाते हैं, उनको लाठियों से पीटने का काम करते हो, उनको जेल में बंद करने का काम करते हो, तो फिर न्याय कैसे होगा? जब आप करते हो बात, ये प्रिया मेघवाल बेटी है, इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज में जन्मी है। जब हमने इसकी बात करी तब सबकी आंख खुली। मुख्यमंत्री को मजबूर होकर बुलाना पड़ा, कहा कि एक पता नहीं कोई चीज उसका एम्बेसडर बना रहे, वो भी बंद कर दी। एक सिंगल पैसे की मदद नहीं करी। बताओ खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे? मुख्यमंत्री जवाब दे कि अगर इसका दोष यह है कि ये मेघवाल समाज की बेटी है, तो मुख्यमंत्री जी याद रखना कि तुम्हारे भरोसे नहीं है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि यहां इस राजस्थान में अपनी हैसियत बनाएगा और ऐसी ऐसी हजारों बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनको शक्तिशाली बनाने का काम करेगा। हम निकम्मों के भरोसे नहीं है। मैं जब आया मैंने देखा हमारे साथी मोटरसाइकिल पे आए। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जिसको बुलाने के लिए पैसे दिए गए हो? वहां तक जो बैठे हैं, किसी को साधन दिया गया? नहीं भैया, नहीं। खाना भेजा गया? नहीं। तुम सब लोग वो हो जो मेरी तरह चिंतित हो, जिनके दिल में बात है कि भाई हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया, अब तो हमारी गुलामी बेबसी खत्म हो, अब तो हमारी गरीबी कटे। लेकिन ये गरीबी कटेगी कैसे भाइयों? जब वोट की ताकत का प्रयोग आप दूसरे को दोगे। सोचो, साहब कहा करते थे कि वोट पंजे वालों को दोगे तो वो ताकतवर होंगे, वो अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे बेटों को क्यों आगे बढ़ाएंगे? तुम्हें क्यों आगे बढ़ाएंगे बताओ?
वोट अगर तुम उनको दोगे तो तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो, बताओ जरा मुझे। तुम्हें याद नहीं है कि राजस्थान के लोगों को याद दिलाऊं याद? इंदर मेघवाल को भूल गए हो क्या? अभी 15 तारीख, अभी मैं भूला नहीं वो खून के आंसू, जितेंद्र मेघवाल को भूल गए हो क्या? ओम प्रकाश रैगर को भूल गए हो क्या? जब उनका परिवार मुझसे मिलता है, तीनों का परिवार, तो ऐसे गले लगा के चिंगाड़ के रोता। बताओ उनको क्या जवाब दूं कि मेरा समाज गुलामी छोड़ना नहीं चाहता? क्या जवाब दूं उनको, बताओ? क्या जवाब दूं इंदर मेघवाल के पिताजी को, जिसपे उसके बाद भी हमला हुआ उसके चाचा पे, और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा था बैठ के? बताओ क्या जवाब दूं जितेंद्र मेघवाल को कि सरकार ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ मूछे रखने में मेरे भाई की हत्या हुई। आज भी वो परिवार है सुरक्षा के माहौल में, उनके लाइसेंस ऑफ बने 1 साल बाद। बताओ क्या जवाब दो ओम प्रकाश रैगर को कि जिसने उससे उसकी जान छीन ली, उसको जेल नहीं भेजा, मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का काम किया। इस सरकार के भरोसे लड़ोगे? इनको रहनुमा मानते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हारी गुलामी बेबसी काटेंगे? जानवर के आगे से भी उसका खाना भोजन हटाओगे वो भी रिएक्शन कर देगा। कुत्ता देखा है नहीं देखा है? कुत्ता पालते भी होंगे तुम लोग। कुत्ते के आगे से कभी भोजन उठा के देखना, क्या करेगा पता है तुम्हें? वो क्या करेगा? तुम्हारे सारे अधिकारी सरकारें छीन ले रही है। मेरे गुलाम भोले भाले गुलाम बने हुए समाज के लोगों, अपने बारे में सोचो तो सही। कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? जितने अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके देके गए थे, उनमें से बचा क्या तुम्हारे पास? एक आरक्षण व्यवस्था है, सरकारें भर्ती नहीं निकालती हैं, संविदा से भर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये यहां की सरकार के हाल नहीं है, केंद्र की सरकार के हाल है। भाजपा और कांग्रेस या कोई और सरकार हो, हम तो सिर्फ और सिर्फ वोटर बने हुए हैं। तुम इतने बड़े पैमाने में यहां आए, अगर इतने बड़े पैमाने पे मेरी बात मान के अगर रोज एक आदमी को तैयार करे और उनसे कहे कि इस बार अपने भाई के हाथों को मजबूत करना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान में आपके अधिकार छीनने वाला कोई बचेगा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा प्रिया मेघवाल को सम्मान? क्योंकि उनका समाज उनका गुलाम बना हुआ है, इसलिए नहीं मिल रहा है। जिस दिन इसका समाज विद्रोह करेगा, जिस दिन इसका समाज अपमान को अपमान समझेगा, उस दिन आप देखना वो आपके पैरों में पड़ा होगा मुख्यमंत्री। ये ताकत है आपके पास वोट की। गुलाम मत बनो, हालात बहुत अच्छे नहीं है। यहां इतने सारे मामले हैं, मैं गिनाता रहूंगा तो आपके आंसू निकल आएंगे। मैंने इतना तो देखा राजस्थान में। 4 बार आया मैं जोधपुर, इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने, मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार करवाया, फिर वापस, कभी दिल्ली कभी हरियाणा। 5ही बार मैंने इनसे कहा आऊंगा, कह के गया था मेरी एक बहन वहां अधिकारी है कि इस बार आऊंगा, लेकिन इस बार अपने तरीके से आऊंगा, जो मेरा नाम है रोक के दिखाना, अगर तुम लोग रोक सकते हो। नहीं रुका, आया, मिला, फिर ये सब लोग परेशान हुए। मुझे 50 गाड़ी लगा के जयपुर में वहां दिल्ली छोड़ के आए। मुझे क्या दिल्ली छोड़ के आते हो? मेरा समाज जिस दिन जाग जाएगा, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी जितने जाग जाएंगे, तुम्हें छोड़ के आएंगे दिल्ली। ये बात याद रखना। कहां मुझे दिल्ली छोड़ के आते हो? मैं तो आपसे बताने आया हूं, एक लिस्ट है मेरे पास, देना अनिल जी। ये यहां के एक मामलों की लिस्ट है मेरे पास, हमारे साथियों ने दिए बना के। मैं इसलिए वो कर रहा हूं क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं, मीडिया के भी है, शायद हमारी बात को उठा दे, और हो सकता है कान में से रुई निकाल के मुख्यमंत्री जी सुन लें। सुनना उनना तो है नहीं। देखो, जालसाजों के चक्कर में मत आना। अब सिलेंडर भी देंगे, अब राशन भी देंगे, 4.5 साल नहीं दिखे, अब चुनाव आ रहा है, सब देंगे। अब आपके पैर भी धोएंगे, आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके जूतों के फीते भी बांधेंगे, क्योंकि अब आपकी जो सबसे बड़ी ताकतवर, जो करोड़ों रुपए से ताकतवर है, आपकी वोट, वो छीननी है ना आपसे, उसको चुराना है ना, उसको लूटना है ना, उसको लूट के अपनी ताकत बना के आपकी खाल भी उतारेंगे 5 साल। ये भी इसके लिए भी तैयार है ना मेरे लोगों।
अगर इस बार गलती करोगे, इनके भरोसे रहोगे, तो अगली 5 साल जो खाल उतरेगी उसके जिम्मेदार भी आप लोगों में, मुझसे मत कहना। मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं। मुझे बाबा साहब अंबेडकर ने अकेले को नहीं समझाया, किताबों में आपको भी समझाया। मैंने उनको जीते जी नहीं देखा, मेरी उम्र उनसे बहुत कम है, मैंने उनको किताबों में देखा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, मैं समझता हूं स्पेशल मुझसे कहा कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आप ये बताओ, ये मुकेश गरीब का बेटा यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? आप बताओ मुझे, क्या इसमें कोई कमी है पैसे वाला ना होने के अलावा? बताओ, ये गरीब का बेटा आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता? बताओ, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है? जब हम पे पैर है तो हम बैसाखियों के सहारे क्यों रहे? जवाब दो। जब तुम अपने आप इतनी क्षमता रख सकते हो तो बैसाखियों के सहारे क्यों हो? बताओ। देखो, मुझे इतने सारे मामले सौंपे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। कालूराम मेघवाल को झूठे मर्डर केस में फंसाया गया। लालगढ़ में एक 8 साल की नाबालिग के साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। भाई कालूराम मेघवाल ने उस 8 साल की नाबालिग लड़की की आवाज उठाई और अपराधी को सजा दिलाने का काम किया, इसलिए उसको झूठे मर्डर केस में फंसाया गया। किसानों की कुछ समस्याएं गौर करना, मीडिया के साथी भी यहां हैं। अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख ब्रांच, अमर सिंह ब्रांच के लगभग टेल किसानों को कभी पूरा पानी नहीं मिलता, जिससे टेल के किसान हर रोज धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं देता। सिद्धमुख ब्रांच के किसानों को ना तो बाराबंदी हुई, ना ही सिद्धमुख ब्रांच के किसानों को पूरा पानी मिलता है। बीमा पॉलिसी में किसानों के साथ लूट हो रही है। सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिलकर सभी किसानों से प्रीमियम काटती है, लेकिन फसल खराब होने के बाद लगातार किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। पिछले 2-3 साल से यूरिया खाद और डीएपी खाद के लिए किसान दर भटकने को मजबूर हो रहा है। राजस्थान में रिजर्वेशन और बेरोजगार युवाओं के संबंध में एससी, एसटी, ओबीसी के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े जो पद हैं, बैकलॉग है, उसको सरकार पूरा करे। हो सकता है घोषणा कर दे मुख्यमंत्री, पूरा नहीं कर सकते। इतने अच्छे होते तो 4 साल में बहुत नौकरियां देते हमारे लोगों को। राजस्थान न्यायिक सेवा और प्रशासनिक भर्ती में इंटरव्यू आधारित भेदभाव को समाप्त करें। पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया बनाई जाए। संविदा प्रथा को समाप्त करके स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए। जल दाय विभाग में बहुत सी कम भर्तियां निकली है, पिछले सालों से इन भर्तियों को निकालकर भर्ती की जाए। आजकल सरकारी नौकरियां बहुत ही कम होती जा रही है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी एससी, एसटी, ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। ये इनकी मांग है, मैं इसके सहमत में नहीं हूं। मैं तो कहता हूं जितना प्राइवेट सेक्टर है उसको सरकारी कर दो और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को आरक्षण दो, उनको आगे आने दो, उनको नौकरियां करने दो, उनको पैसे वाला बनने दो। हमारे हनुमानगढ़ जिले में और आसपास के जिलों में आईटीआई के सभी ग्रेड में लगभग 50% युवाओं को डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन युवाओं का भविष्य गर्त में। भादरा के गेहूं में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा बाबा साहब की मूर्ति विरोध करना, जाटान गांव में बाबा साहब चौक पे काली पोतना है, बीती रात का मामला है। धन्यवाद। अब मेरी बात पे गौर करो। धूप निकली है, तुम्हारे जीवन में भी उजाला आएगा। ये धूप इसलिए निकली है, इससे घबराओ मत। देखो, सरकारें चुनाव से पहले कितने मांग पत्र देती हैं, कितनी घोषणाएं करती हैं, क्या उसको कभी पूरा करती हैं? करती है नहीं करती है? आवाज कम क्यों हो रही है? रोटी नहीं, जोर लगा के आवाज दो। नहीं करती है, हर बार आपको ठगती है। आप लोग ठगे जाते हो, कितनी बार ठगे जाओगे भाई? इस 75 साल में ठगने के अलावा सरकारों ने कुछ किया है क्या? मैंने मध्य प्रदेश को 12 फरवरी में एक रैली की थी। मैंने वहां उस दिन अपने लोगों से कहा, आज आपसे भी कह रहा हूं, अपने जिले की मांगों का एक पत्र बनाओ।
और वो मांग का पत्र मुझे सौंपो और आपकी एक एक मांग चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद जिस दिन आपकी सरकार बनेगी उस एक एक मांग को पूरी करके देने की जिम्मेदारी मैं आपसे लेता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं किसान भाइयों से भी कह रहा हूं कि उनके साथ भी जो अन्याय हो रहा है, उन्होंने 75 साल से में भरोसा किया, क्यों पड़े उनके चक्कर में? ये आपसे वोट लेते हैं, आपको भूल जाते, क्यों इनके चक्कर में हो? इनको बदलो और नई पीढ़ी को मौका दो। यहां मुस्लिम समाज के भाई भी हमारे हैं, वो अभी मुझसे कह रहे थे साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने एक घटना बहुत दुर्दांत देखी कि राजस्थान से 2 नासिर और जुनैद को फर्जी गोरक्षक उठा ले जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में, सरकार की मौजूदगी में इनके आंख के नीचे उठा ले जाते हैं, उनको पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो मरना हालात हो जाते हैं, फिर उनको जिंदा जला देते हैं। ये आजाद भारत है? कहां आजाद है देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग? उनसे भी कह रहा हूं, करौली में दंगा हुआ, आप रोते रहते हो कि फलानी पार्टी सरकार में दंगे होते हैं, इनकी में भी हुआ। इनके भरोसे रहोगे तो जो मैंने घटनाएं गिनाई उनके जिम्मेदार आप हो या नहीं हो बताओ। अगर आपने इन पे भरोसा न किया होता, 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लिए सरकार ने? लिए नहीं लिए बताओ? तो इनके भरोसे रहोगे क्या आप लोग? इसलिए आपसे कहने आया हूं, जरूरी नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं है कब जीवन का आखिरी पल हो, लेकिन जिस तरह से हमारे शहीद आजम और उनके साथी जिए उसी तरह से जीना है। अगर कल की मौत आती आज आ जाए, लेकिन स्वाभिमान, सम्मान और आपके अधिकारों से समझौता बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। और जो गुलामी, बेबसी, गरीबी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार के साथ आप जीवन जी रहे हो उसका, और ये खात्मा आपकी वोट की शक्ति से हो सकता है। साहब कहते थे जिस कौम को मुफ्त के खाने की आदत हो जाती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आपको अपनी लड़ाई अपने कंधों, अपने पैरों पर लड़नी पड़ेगी। भेड़ बकरी की तरह मत करो। तुम समाज के योद्धा हो, तुम्हारी गुर्राहट होनी चाहिए, भेड़ बकरी की तरह मैं नहीं होनी चाहिए। मेरी आवाज कहां तक आ रही है बताओ? सुनो, एक मिनट, शेर भी जानवर होता है, मैं इंसान हूं, इंसानों के दुख दर्द को समझता हूं, गरीब का बेटा हूं। मैं तुम्हें अपने बारे में कह रहा हूं, अगर हमारा दल संपन्न होता तो आज मेरे भाई जमीन पे नहीं बैठे होते, मेरी बात को याद रखना। अगर हमारा दल संपन्न होता तो यहाँ टेंट लगा होता पूरा बड़ा, एसी लगे होते उसमें कि तुम्हें गर्मी ना लगे, और बढ़िया कुर्सी बिछी होती। हम यहाँ जमीन पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें जमीन की लड़ाई जमीन से लड़नी है। अभी हमें अपनी लड़ाई जमीन पे लड़नी है। कल समय बदलेगा, आपके लिए भी साधन और अवसर तैयार होंगे, लेकिन कब होंगे? जब राजनीतिक शक्ति आपके पास आएगी। जब बाबा साहब ने आपको कहा कि वोट के जरिए आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काट सकते हो, तो क्यों नहीं काट रहे हो बताओ? क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हो? कितने लोग हैं जो गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। वो जो उधर खड़े हैं वो गुलाम रहना चाहते हैं क्या? दोनों हाथ खड़े करो जो लोग गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं। देखो, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। क्यों भाई, तुझे किसी ने पैसे वैसे दे देगा हमारे खिलाफ? हेलो भैया, हमारे छोटे शहर की दाढ़ी ऐसी बढ़िया है। हेलो, चुप रहिए। हेलो हेलो
हेलो, उसे छोड़ दो, इधर देखो। यहाँ के अधिकारी भी मना कर रहे थे कि हम लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं देंगे। कहा उन्होंने हमारे साथियों से, चिंता मत करो, ये परमिशन देने दिलाने का अधिकार भी तुमसे ले लेंगे, चिंता मत करो, कुछ 6 महीने की बात रह गई है। मालिक कभी परमिशन नहीं मांगते हैं। टीम आर्मी के लोगों ने कभी परमिशन नहीं मांगी। अब तो हमने थोड़ा सा सिस्टम में आने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर इस गंदगी को साफ करना है तो इस नाले में उतरना पड़ेगा। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में पावर कमाने नहीं आए, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें बंगले बनाने हैं, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें महल बनाने हैं, जमीनें खरीदनी है। हम राजनीति में इसलिए आए क्योंकि हमारे लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जिस राजनीति के बल पे, जिस वोट के बल पे उनको इस देश में हुकूमत करनी थी, वोट होने के बावजूद भी वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। ये गुलामी हम लोग नहीं देख सकते हैं। और जब हमारी सरकार होगी तो साउंड खराब नहीं होगा। ये बताओ, आज भी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। आप नौजवान हो, बताओ आपको दर्द होता है नहीं होता है? बताओ। होता है। उसको रोकने का उपाय क्या है आपके पास? बताओ। अधिकार। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, हर होने वाले अन्याय के जिम्मेदार आप खुद हो। जिस दिन आप अपनी ताकत बनाओगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आपके समाज पे अत्याचार कर दे। मेरी बात को याद रखें। बहनों माओ से भी कहना चाहता हूँ, वो राशन बांटने आएंगे आपकी वोट को लूटने के लिए। राशन की परवाह मत करना। हमने 75 साल अपने पैरों से, अपने हाथों से, अपने शरीर को बहा के अपना पेट भरा है। हम यहाँ उनके राशन के भरोसे नहीं। जब हम शासन करना चाहते हैं तो राशन पे वोट नहीं देनी है, ये भी आप लोग याद रखना। राशन तो हम देंगे, राशन भी देंगे, सुशासन भी देंगे। राजस्थान में एक ऐसा माहौल भी देंगे कि बहन बेटियां स्वाभिमान सम्मान से आगे बढ़े, और ऐसा माहौल भी देंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं आपसे साथ मांगने आया हूँ। हेलो, फुल स्पॉट है। हेलो, भैया छोड़ दो इसको। ये जब तक कांग्रेस बीजेपी की सरकार रहेगी ऐसे माइक होंगे। अपनी सरकार लो। हेलो, सुनो मेरी बात। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, माँ बहनों दोबारा सुन लो। आपके घर आया कोई कि मैं पैसे वाला हूं, आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना। आपके बच्चों की फीस की जरूरत पड़ी होगी, आपको आया आपके कोई घर की मदद करने? आपको खाने पकाने के सामान की जरूरत पड़ी, कोई आया? आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी होगी, कोई आया? मुझसे सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने अपने पिता को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है, क्योंकि मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। अमीरों के बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है और गरीबों के बच्चे सरकारी अस्पताल के बाहर मरते हैं। मैंने अपने पिता को खोया। उस दिन ये तय किया था कि किसी गरीब को इलाज, पैसे कमी कारण, इलाज के कारण नहीं मरने दूंगा। लेकिन अभी नाकामयाब हूं, क्योंकि आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो। आप मेरा साथ दो। मैं आपको कह रहा हूं, ना कोई गरीब इलाज के कमी कारण मरेगा, ना किसी बच्चे के सपने इसलिए कुचले जाएंगे कि उसकी जेब में पैसे ना हो। ताकत बनाओ, चाहे विदेश में जाके पढ़ना, चाहे यहाँ पढ़ना, चाहे रोजगार करना, चाहे खेती करना, हर चीज की गारंटी आपको अपना दल देगा। फैसला आपको करना है। निकम्मों के भरोसे रहना है या अपने दल को ताकत देनी है। जरूरी नहीं मैं हैदराबाद में आऊं, आज ही कह के जा रहा हूं, आपका असल खून हो, आपकी नजरें नहीं झुकने दूंगा। और आपने साथ दिया, मेरी बात को याद रखना। दोनों हाथ उठा के बताओ, मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। जिसके दिल में भरोसा ना हो मत उठाओ। अगर आप मेरे काम से सहमत हैं, सहमत है, टीम आर्मी के हमारे साथियों की मेहनत से सहमत है, सहमत है, अगर आप आजाद समाज पार्टी के लोगों के संघर्ष से सहमत हैं, सहमत है, अगर आप
गुलाबी की बेटियां काटना चाहते हो काटना चाहते तो दोनों हाथ बढ़ा के मेरे साथ कहो अरे चंद्र कल आजादी कि हम आपके साथ हैं। मेरे बात आपकी कम है। कहो हम आपके साथ हैं। कहो हम आपके साथ हैं। अब मेरी बात पे गौर करो। गुलाम होते हैं। हमारे महापुरुष संविधान में हमें अधिकार दे गए। और एक बात उन्होंने कही थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, मेरे मरने के बाद मुझे बराबर मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। हमें संविधान की रक्षा करनी है। ये वर्तमान